पदार्थों का जो विज्ञान, स्वास्थ्य और बीमारी के संबंध में उनकी क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, पचाता है, अवशोषित करता है, परिवहन करता है, उपयोग करता है और उसमें अंतिम उत्पादों को का निपटान करता है। यानी कि पोषण, किस तरीके से पोषण को डिफाइन किया गया, तो इसको इस तरीके से कि जब आप किसी खाद्य पदार्थों को खाते हैं, किसी चीज को खाते हैं, तो उसकी क्रिया, उसका पाचन क्रिया पूरी होती है उसके ऊपर। उसमें वह क्रिया जिसके द्वारा एक जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद उसको पचाता है, पाचन क्रिया पूरा होने के बाद उसको अवशोषित करता है, अवशोषित करने के बाद उसका परिवहन यानी कि जहां जरूरत है वहां पर पहुंचाता है और उपयोग करता है फिर उसका, और अंतिम उत्पादों का निपटान करता है। ठीक है, तो उसके द्वारा फिर उसका जो काम है उसका पूरा किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन्हें हमारी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए साधन प्रदान करने के लिए कैसे संसाधित किया जाता है, और जिन खाद्य पदार्थों को हम खाते हैं उनके अंतिम उत्पादों को कैसे समाप्त किया जाता है। पोषण के विज्ञान का गठन करना, जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के माध्यम से शरीर की जरूरतें बदलती रहती हैं। यह जानना जरूरी है कि खाद्य पदार्थों के उचित चयन और सेवन से इन जरूरतों को कैसे पूरा करें। यानी कि आपकी उम्र के साथ, दिनचर्या के अनुसार आपकी जरूरतें खाद्य पोषण की बदलती रहती हैं, तो आपको खान पान में बदलाव करके कैसे खाद्य पदार्थ यानी कि अपने खाने से कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करें, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि खाद्य पदार्थों के उचित चयन से, और उसका उचित चयन हो खाद्य पदार्थों का, और सेवन से इन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। किसी व्यक्ति की वृद्धि दर और आकार दो मुख्य कारकों से तय होता है कि व्यक्ति के बढ़ने की जन्मजात क्षमता या जो पर्यावरण है उसकी स्थितियां। तो किसी भी व्यक्ति की जो ग्रोथ है, फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है व्यक्ति की बढ़ने की जन्मजात क्षमता, यानी कि कई बार हेरिडिटरी, खान पान, इन सब चीजों पर आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है, और पर्यावरण के ऊपर भी आपका पूरा ग्रोथ डिपेंड करता है। तो हमारा पोषण तय करता है कि हमारी कितनी ऊंचाई तक हम पहुंचेंगे या नहीं, हमारी हाइट कितनी रहेगी, और बुरे पोषण का अंदाजा लगाया जा सकता है। शरीर के आकार का मतलब है हमारी ऊंचाई, वजन, त्वचा की तह की मोटाई, यानी कि वसा और दुबली मांसपेशियों को मापने के लिए ऊंचाई और वजन, त्वचा की तह की मोटाई का माप यह जानने के लिए व्यापक पैरामीटर है कि क्या हम आनुवंशिक विरासत के रूप में अच्छी तरह से पोषित हैं। ठीक है, तो आपका जो बहुत सारे हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, आपने कैसा प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो है, नवजात शिशु की माँ है, उसने कैसा भोजन किया, और उसके बाद खान पान बच्चे का कैसा रहा, पर्यावरण कैसा रहा, इन सब चीजों के ऊपर हाइट, आपका वेट, आपका बोन डेंसिटी, हर चीज डिपेंड करती है। तो पोषण हमारी सीखने और जानकारी बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है, और कई बार हमारी सीखने की क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी पर भी हमारे खान पान का बहुत असर पड़ता है। चूंकि मस्तिष्क शरीर की सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंग है, इसलिए जब बच्चा लगभग 2 वर्ष का होता है तब तक उसका अधिकांश विकास समाप्त हो जाता है। इसलिए एक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ, एक शिशु और एक प्री स्कूल को अच्छा पोषण प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। उस उम्र के बाद बहुत देर हो जाती है, यानी कि अगर मस्तिष्क का आपको अच्छी ग्रोथ करनी है तो बच्चा जब तक 2 साल का होता है तो उसका खान पान, उसका माहौल, ये सब चीजें
उसके मेंटल ग्रोथ के लिए काफी उस पर निर्भर करता है। जो कम वजन वाले और कुपोषित व्यक्तियों का शारीरिक रूप से कमजोर शरीर, कम याददाश्त और जो प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी इम्यूनिटी पावर भी वीक होती है, तो उन्हें अक्सर बीमार बना देती है। तो हर चीज खान पान के ऊपर ही आपके निर्भर करती है। पोषण व्यक्ति को दीर्घ आयु आपकी आयु भी प्रभावित होती है। आप कैसा भोजन करते हैं इसके ऊपर, या बचपन में आपने कैसा भोजन किया है इसके ऊपर आपकी आयु पूरी तरीके से प्रभावित होती है। कुछ जानलेवा बीमारी जैसे तपेदिक, एनीमिया और अन्य बचपन की बीमारियां मृत्यु दर को बढ़ाती हैं। अच्छा खाना खाने वाले व्यक्ति ऐसी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, ऐसे बीमारी से बच सकते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जिससे देश की स्वास्थ्य स्थिति और उत्पादकता में सुधार होता है। तो अगर देखिए हर व्यक्ति एक हेल्दी लाइफ जीता है तो उससे न सिर्फ हमारी मतलब हेल्थ तो अच्छी होती ही है, हमारा जो ग्रोथ भी अच्छी होगी, हमारी मेंटल फिजिकल हर चीज अच्छी रहेगी। हम स्वस्थ होंगे, हर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो पूरा समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा। आपका पैसा जो है वो बचेगा, आपका बीमारियों में पैसा कम वेस्ट होगा और उस आपकी उत्पादकता यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप उस पैसे को, उस अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को किसी काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप बीमार होते हैं जल्दी जल्दी तो आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका समय, बहुत सारे चीजें आपकी बीमारी को ठीक करने में ही चली जाती हैं आपकी, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, पूरा परिवार सफर करता है। कोई एक व्यक्ति अगर घर का बीमार होता है तो उससे न सिर्फ एक व्यक्ति, उससे पूरा परिवार और उसका असर सोसाइटी पर और देश की ग्रोथ पर भी पड़ता है। तो इसलिए अच्छा भोजन करना बहुत जरूरी है अपने आप के लिए, अपने परिवार और अपने देश और समाज के लिए भी। हमारा पोषण कई कारकों पर निर्भर करता है। हम में से प्रत्येक को उसके शरीर के प्रकार के लिए सबसे उपयुक्त कुछ प्रकार का पोषण मिलना चाहिए। सामान्य पोषण से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य को न केवल बीमारियों से मुक्ति बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा केवल आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं है, आप आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना उतना ही जरूरी। तो आप समाज में किस तरीके से रहते हैं, कैसे आपका व्यवहार है समाज के प्रति, समाज में किस तरीके से उठते बैठते हैं, तो ये भी आपके हेल्थ का ही एक पार्ट है। आप किस तरीके से आप आध्यात्मिक रूप से किस तरीके के व्यक्ति हैं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो बहुत ये जब आप हर तरीके से एक बैलेंस्ड व्यक्ति होते हैं, हर रूप से, हर तरीके से, अक्सर ऐसा तो वो उस व्यक्ति को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ पर पूरा फोकस कर रहे हैं, अपने तो और मेंटल आपने एक स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है, आप मेंटली भी उतने स्ट्रांग नहीं हैं। आज के टाइम में तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ को लेकर ही हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। अभी आज हमने ये थोड़ा सा गलत खा लिया, हमने सही खा लिया, हम जो खा रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो नहीं है, और अपनी जो भी चीजें आप ऐसा देखने में आता है कि आप जो भी चीजें खा रहे हैं तो उस पर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो शायद सही नहीं है, हम इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं। यानी कि वो एक मेंटल प्रेशर हमें बने रहता है। तो उस मेंटल प्रेशर को आप जो खाना अगर खा रहे हैं उससे आप स्वस्थ हैं और उससे आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आपके शरीर में एनर्जी बनी हुई है, आप मानसिक, शारीरिक हर रूप से स्वस्थ हैं,
तो यानी कि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। बचपन और किशोर अवस्था के दौरान स्तन वृद्धि और विकास जो किसी व्यक्ति की आनुवंशिक क्षमता की पूर्ण अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है, विकास की ऊंचाई और वजन जैसे शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। आपकी पूरी ग्रोथ आपकी जो है बचपन और किशोर अवस्था के दौरान सबसे अच्छा आपका ग्रोथ सब होती है और कि आनुवंशिक क्षमता की पूर्ण अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है। तो बहुत सारी चीजें हेरिडिटरी भी होती है, आपका बिहेवियर, आपकी ग्रोथ, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर। तो जबकि विकास से शारीरिक और मानसिक विकास के भी सभी पहलू शामिल होते हैं। जीवन भर शरीर के ऊतकों की संरचनात्मक और कार्यात्मक अखंडता को बनाए रखना, जिससे एक सक्रिय और उत्पादक जीवन प्राप्त होता है। देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। तो जो टिश्यू हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी रिपेयर, उनका मेंटेनेंस जो है बहुत जरूरी है, उनको सही बनाकर रखना। तो हमेशा टिश्यू डैमेज होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो आप जैसा खाना खाएंगे उसी के ऊपर निर्भर करते हैं कि आप का नया जो सेल्स हैं, नए टिश्यू हैं, वो कितने अच्छे बन रहे हैं। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो वो नए जो है वो भी कम बनेंगे आपके, और जो बन रहे हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, और उसी पर आपका पूरा हर चीज निर्भर करती है। सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है टिश्यू जब एक ग्रुप बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को कहा जाता है। ऑर्गन्स कई सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं एक सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम मिलके पूरा एक हमारा पूरा एक व्यक्ति का शरीर बनता है। तो इस तरीके से हर एक के लिए, जैसे तो इनको अगर आप अच्छे तरीके से चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आपका फैट, आपका मिनरल्स, आपके विटामिन, आपका वाटर, हर चीज बैलेंस्ड मात्रा में आपको लेनी चाहिए। इस प्रकार खाद्य पदार्थों के उचित पाचन और आत्मसात और निष्कासन के लिए जठरा संबंधी मार्ग और यकृत जैसे आंतरिक अंगों की अखंडता बनाए रखती हैं विषैले अपशिष्ट उत्पादों का। तो यानी कि पाचन, अवशोषण और निष्कासन, तो इन सब का अपना महत्व है, अपना कार्य है। हर एक को पर आपको उतना ही ध्यान रखना चाहिए। पाचन क्रिया आपकी सही से पूरी हो, आपका अवशोषण जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे से आपका शरीर उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, और जो वेस्ट बना है उसे आप सही समय पर निष्कासित करते रहें। प्रॉब्लम कहाँ आती है? पोषण की क्रिया पूरी नहीं हो पाती, तब प्रॉब्लम आती है। जो पोषक तत्व हैं वो सही रूप से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वहां पर भी प्रॉब्लम आती है। और निष्कासन यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर बॉडी से प्रॉपर एलिमिनेट नहीं हो पाते, यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिनको तीनों पर ही आपको काम करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है मानसिक कार्यों को कुशलता पूर्वक करने की क्षमता। बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल विकास करने, स्कूल उन्मुख कार्यों की अच्छी तरह से सीखने, सर्वोत्तम प्रदर्शन करने, स्कूल में बने रहने के लिए अच्छा पोषण आवश्यक है। इसी तरह वयस्कों में भी ध्यान और याददाश्त बनाए रखने के लिए अच्छा पोषण, यानी कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो अच्छे पोषण की क्या बच्चों को भी जरूरी है, एक अच्छी इम्यूनिटी के लिए, अच्छी भाग दौड़ के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, हर जगह न्यूनतम विकलांगता के साथ उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को झेलने की क्षमता होती है। यानी कि शरीर में विकलांगता ना हो या मिनिमम हो के साथ उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी आपके खान पान पर ही निर्भर करती है। रोगों से लड़ने और संक्रमणों का विरोध करने और पर्यावरण प्रदूषकों के प्रभाव को कम करने की क्षमता, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर भी डिपेंड करती है आपके खान पान पर। सकारात्मक स्वास्थ्य यानी कि एक पॉजिटिव हेल्थ जो है को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को इस प्रकार मिलाएं और खाएं कि उपयुक्त कार्य के लिए सभी पोषक तत्वों की सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएं। तो यानी कि हर चीज को बैलेंस मात्रा में लिया जाए।
यद्यपि पोषण के सिद्धांत जीवन भर लागू होते हैं, फिर भी अधिक जोर कम उम्र के समूह के लिए पर्याप्त भोजन और देखभाल प्रदान करने पर है। देखिए, वैसे तो हर एक एज के लिए ही फूड उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा किस उम्र में, जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उस एज का जो भोजन आप जैसा लेते हैं उस पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। तो कहते हैं कि बचपन का खाना पूरा लाइफ आपके काम आता है। आपकी बोन डेंसिटी उसी के ऊपर निर्भर करती है, मसल्स आपकी उसी के ऊपर निर्भर करती है, इम्यूनिटी आपकी के ऊपर ही निर्भर करती है, आपकी ग्रोथ उसी के ऊपर निर्भर करती है, आपकी मेंटल हेल्थ उसके ऊपर ही निर्भर करती है। तो हर चीज उसी समय हमारी एक तरीके से निर्धारित हो जाती है, जैसा हम बचपन में खाना खाते हैं। यद्यपि पोषण के युवा लोग जो बचपन से लेकर किशोरावस्था तक लगातार बढ़ते हैं, एक ऐसी विशेषता जिसे हम व्यस्क साझा नहीं करते। एक बच्चा लंबा हो जाता है और अपने कपड़ों से बाहर निकल जाता है। जीवन के 2 दशकों के भीतर एक आदमी का वजन लगभग 20 गुना और ऊंचाई 4 गुना बढ़ जाती है। तो उसके जन्म के वजन यानी कि जितना वो बर्थ के समय उसका वजन है, तो लगभग 2 दशकों यानी कि 20 साल के अंदर तो वजन का 20 गुना वो उसका वजन बढ़ जाता है और लंबाई उसकी लगभग 4 गुना बढ़ जाती है 20 साल के समय में। विकास का अर्थ है कि शरीर के आकार में वृद्धि के साथ साथ शरीर के अंगों और प्रणालियों का विकास और परिपक्वता आकार में वृद्धि बाहरी रूप से दिखाई देती है, जबकि आंतरिक रूप से भी होने वाले अंगों और प्रणालियों का विकास हम देख नहीं पाते। तो विकास हमारा आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। विकास की महत्वपूर्ण अवधि, हमारा शरीर एक निर्धारित पैटर्न में बढ़ता है। शरीर की विभिन्न ऊतक और हिस्से अलग अलग समय पर बढ़ते हैं, परिपक्व होते हैं। और एक बच्चे के जीवन में 3 अवधि होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एक गहन विकास होता है। गहन वृद्धि में हड्डियों की, मांसपेशियों की और वसा का विकास, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी बोन डेंसिटी, हड्डियों की ग्रोथ, मांसपेशियों का, वसा का विकास, मस्तिष्क, लीवर, किडनी, हार्मोनल ग्लैंड्स जैसे सभी आंतरिक अंगों का विकास और यौन परिपक्वता शामिल है। यदि इस समय कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो विकास प्रभावित होता है और धीमा हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों को के ऊपर मानसिक भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अक्सर देखो, यहाँ पे पूरी बात बच्चों के लिए और टीनेजर्स के लिए की गई है। कई बार हम अननेसेसरी इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा लोड बच्चों के ऊपर डाल देते हैं कि उसकी वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों प्रभावित होती हैं। तो बच्चों को का माहौल बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत संयम पूर्वक उनकी ग्रोथ, उनकी जो परवरिश है वो होनी चाहिए। तो उसके ऊपर उनकी मेंटल, फिजिकल और उनकी सामाजिक जो उनकी ग्रोथ है वो पूरी डिपेंड करती है। आप बच्चा लगभग जब 15 यानी कि शुरू के जो 20 साल है, स्पेशली 15 साल, इसमें आप किस तरीके से उनकी परवरिश कर रहे हैं, कैसा खान पान दे रहे हैं, किस तरीके का उनके साथ, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं अननेसेसरी जब बच्चों के ऊपर गुस्सा करना होता है, उनकी बातों को नहीं सुनना होता है, तो ये सारी चीजें हैं जो उनके विकास को प्रभावित करती हैं। तो बच्चों का जो परवरिश है, क्योंकि जब भी आप पेरेंट्स बनते हैं तो पेरेंट्स का बनने का अनुभव भी आपका नया ही होता है, तो आप भी वो चीजें सीख रहे होते हैं। तो आपको ये चीजें सीखनी चाहिए कि एक जब बच्चे का आप परवरिश कर रहे हैं तो उसको सिर्फ अच्छा खाना, अच्छा पीना, सिर्फ यही चीजों की जरूरत नहीं होती। उनकी बातें सुनना, उनकी समझना, कब उनके ऊपर गुस्सा करना है, कितना करना है, कब नहीं करना, ये सारी चीजें भी उनकी ग्रोथ पर और वो जो टाइम होता है उसी के ऊपर उनका वो पूरा लाइफ उनकी डिपेंड करती है। वो एक धारणा जो उनकी बन जाती है। और पेरेंट्स होने के नाते बच्चे कई बार हमें हर टाइम ऑब्जर्व करते हैं और वो वही चीजें देखते हैं जो हम कर रहे होते हैं और उसी को वो लगता है कि सही है।
तो उनको आप क्या बता रहे हो वो चीज इतनी मैटर नहीं करती जितनी मैटर करती है आप उनको आप अपने आप कैसा उनको बन के दिखा रहे हो। तो आप अगर बच्चे को कहोगे झूठ मत बोलो, आपने तो बच्चे को सिखा दिया कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन आप खुद झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा तो नोटिस उस बात को नहीं करेगा कि आपने उसको क्या बोला था, वो नोटिस करेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो उसको लगेगा कि शायद ये बात उतनी खराब नहीं है या उतनी गलत नहीं है, जब मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं तो ये बात ठीक हुई होगी। तो वो उस चीज को फॉलो करेगा कि जब पेरेंट्स ने उस जरूरत पड़ने पर झूठ बोला, ऐसे जब इस समय झूठ बोला तो मैं भी झूठ बोल देता हूँ। तो आप उसे क्या बोलकर सिखा रहे हैं ये चीज बिल्कुल वो कैच नहीं करेगा। आप उसको भले ही डेली कहिए झूठ मत बोलो, झूठ बोलना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, या किसी के ऊपर गुस्सा करना बुरी बात है, लेकिन अगर वही गलती आप खुद कर रहे हैं तो वो उस चीज को नोटिस करता है। भले ही आप उसको एक बार भी मत बताइए झूठ मत बोलो, लेकिन अगर आप अपने बिहेवियर में, अपनी आदत में उस चीज को फॉलो करें तो बच्चा देखता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स झूठ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने सच बोला, तो वो आदत उसके ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएंगी। ये सारी चीजें आपका बिहेवियर, आपकी आदतें ही बच्चों के अंदर जाती हैं। तो सिर्फ खान पान की बात यहाँ पर नहीं की गई है, बहुत बहुत संयम पूर्वक बच्चों की परवरिश करना उनकी पूरी लाइफ पर डिपेंड करता है। कैसी आप सोच रखते हैं समाज के प्रति, किसी बाहर वाले के प्रति, आप किस तरीके से बात करते हैं, अपने बड़ों से आप किस प्रकार बात करते हैं, वो हर चीज को नोटिस कर रहे होते हैं, तो वो उसी चीज को फॉलो करते हैं जो आप कर रहे हैं। ठीक है, भले आप उनको कितना भी आप समझा लें कि ऐसा नहीं करना, लेकिन वो चीज नहीं सुनते, वो सुनते हैं जो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मानसिक और हर तरीके की ग्रोथ बच्चे के लिए जरूरी होती है। स्वस्थ रहने के लिए हाँ, तो यहाँ पर संतुलित आहार की बात की गई है। ये अनाज और अनाज के उत्पाद, दालें, प्रोटीन, अनाज और अनाज का उत्पाद आपको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स प्रोवाइड कराता है। दालें, मांस के उत्पाद ये आपको प्रोटीन देता है। दूध और दूध से बने उत्पाद, सब्जियां, फल आपको विटामिन, मिनरल्स, मेवे भी खूब अच्छी मात्रा में आपको हर चीज प्रोवाइड कराते हैं। फैट, ऑयल, शर्करा, तो ये सब चीजें बैलेंस्ड मात्रा में देनी चाहिए। इन 7 खाद्य समूहों की संतुलित खपत को समझने का एक आसान तरीका स्वस्थ आहार के 4 चरणों के रूप में दर्शाया गया है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे दैनिक आहार में भरपूर मात्रा में सब्जियां, फल, पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, दूध से बने उत्पाद, मध्यम मात्रा में मांस और मांस के बने जो पदार्थ हैं, सीमित मात्रा में वसा और तेल, मेवे, ये सब चीजें शामिल होनी चाहिए। और शर्करा, नीचे दिया गया आंकड़ा भारतीयों के लिए सामान्य आहार दिशा निर्देश दिखाता है जो पोषण और स्वास्थ्य को, तो ये 7 चीजें हैं जो सभी हमारे खान पान में होनी चाहिए। क्या क्या? अनाज, दालें, दालों के साथ साथ कुछ मात्रा में मांस या मांस के उत्पाद जो लोग खाते हैं उनके लिए। दूध से बने प्रोडक्ट, सब्जियां, फल, मेवे या तेल के बीज, जैसे आजकल सीड्स का काफी प्रचलन है, और वसा और तेल और शर्करा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन पर भी आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो है आगे पेज नंबर हम आ जाते हैं 11। संयम से खाओ। क्या क्या चीजें, किन किन चीजों पर संयम होना चाहिए? वसा, तेल और शर्करा पर संयमित भोजन करें। किन पर कम मात्रा में लेना है आपको? मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ। उदारता पूर्वक खूब अच्छी मात्रा में क्या खाना है? सब्जियां और फल। पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें और दूध। तो ये फॉर्मूला अगर आप समझ जाते हैं कि उदारता पूर्वक सबसे ज्यादा क्या खाएं, आप सब्जी फल खाएं, सब्जियां खूब खाएं, फल खूब खाएं,
पर्याप्त मात्रा में, जिससे आपका शरीर चलता रहे, तो उसके लिए अनाज, दालें और दूध की चीजें, दूध और दूध से बनी चीजें, तो ये पर्याप्त मात्रा में जितनी आपको जरूरत है। और मांस से बने प्रोडक्ट्स संयमित मात्रा में, कभी कभी संयम, और फैट या ऑयल जैसी चीजें भी संयम से खानी चाहिए। तो ये चीजें आपका ध्यान रखने की है। यहाँ पर अब आती है बारी कुपोषण। कुपोषण शरीर में अनुचित पोषण संतुलन की स्थिति है। वो कुपोषण क्या है? जहाँ कुछ लोग अपनी आवश्यकता से कम खाते हैं, वहीं अन्य अधिक खाते हैं। भोजन या किसी विशिष्ट पोषक तत्व के अपर्याप्त सेवन से अल्प पोषण होता है, जबकि अधिक पोषण का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन करता है। अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही कुपोषण की दो अभिव्यक्तियां हैं। तो कुपोषण का मतलब है पोषण को सही मात्रा में नहीं लेना। तो ऐसा नहीं है कि कम मात्रा में लेना ही कुपोषण है। आप जब ओवर ईटिंग करते हैं, और आप क्या जानते हैं कि आज के समय अधिकतर बीमारियां कम खाने की बजाय ज्यादा खाने से ही हो रही हैं। ओवर ईटिंग यानी कि कुपोषण ही है वो भी। जैसे डायबिटीज एक ओवर ईटिंग से बढ़ने वाली प्रॉब्लम है। आपका कोलेस्ट्रोल भी उसी कैटेगरी में आता है, मोटापा उसी कैटेगरी में आता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर उसी की वजह से होता है। और फैटी लीवर की बात करें तो यानी कि आप किसी भी जॉइंट पेन की बात करें तो हर बीमारी के पीछे का कारण जो आता है ओवर ईटिंग। कब्ज की बात करें, ओवर ईटिंग के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस बनती है। आपने खाने का पाचन नहीं किया, आपने आज ब्रेकफास्ट किया, लेकिन किसी वजह से उसका पाचन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आपने फिर से लंच का टाइम हुआ, लंच कर लिया, तो ब्रेकफास्ट तो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं था, आपने लंच कर लिया, तो उससे क्या हो रहा है? वो ओवर ईटिंग ही है कि आपने एक खाने को प्रॉपर पाचन नहीं किया, आपने दूसरा खाना खा लिया, फिर डिनर का टाइम हुआ तो डिनर कर लिया, तो पाचन तो एक भी खाने का नहीं हुआ। तो इससे आपके शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, और ये भी एक कुपोषण का ही एक कैटेगरी है, जिसमें कि आजकल हर चीज का अति होने से ज्यादा बीमारियां आ रही हैं। तो अपनी जरूरत को समझते हुए, अपनी आवश्यकता को समझते हुए ही आपको भोजन की मात्रा लेनी चाहिए। जरूरत से अगर कम लेते हैं, जरूरत से ज्यादा लेते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। अल्प पोषण बच्चों के विकास, उनके शारीरिक और बौद्धिक क्षमता, कार्य प्रदर्शन के साथ साथ संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो यानी कि उनकी मेंटल, फिजिकल, हर तरीके की हेल्थ और इम्यूनिटी हर चीज डिपेंड करती है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बच्चों का कद छोटा रहता है। यदि अभाव जीवन के पहले 2 या 3 वर्षों में, तो बच्चों का मस्तिष्क भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। इसके अलावा हड्डियां सख्त नहीं होंगी, नई हड्डियां नहीं बनेंगी, और किसी व्यक्ति का कार्य करने और प्रदर्शन करने की क्षमता उसके सर्वोत्तम स्वास्थ्य स्थिति पर ही निर्भर करती है। भूखे बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। पर्याप्त भोजन की कमी से काम करने की इच्छा या प्रेरणा कम हो जाती है। इसलिए पोषण के तहत शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक प्रदर्शन से समझौता हो सकता है। किसी एक पोषण तत्व की कमी का भी समान प्रभाव होता है। जो लोग अपर्याप्त भोजन करते हैं वे आमतौर पर पतले और कम वजन वाले होते हैं। भोजन ऐसे पदार्थों को प्रदान करता है जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। अल्प पोषित लोग संक्रमण का प्रभावी ढंग से विरोध करने में सक्षम नहीं होते हैं। अगर हम बीमार हैं तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, और ज्यादा खाना बीमारी जितनी गंभीर होगी, भूख की कमी उतनी ही अधिक होगी। तो
भोजन का सेवन भी उतना ही कम होगा। साथ ही हमारे शरीर के संक्रमण से लड़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि हमें दस्त है या कीड़े हैं तो हम पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाते हैं जैसे कि हम सामान्य रूप से करते हैं। यह अंततः अल्प पोषण और बीमारियों को जन्म देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि जो बच्चे का मेंटल ग्रोथ है वो पहले 2 से 3 साल के अंदर हो जाती है। अगर आप शुरू में ही बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं देते हैं, जैसे दूध नहीं दिया गया या अच्छे से खाना पीना उसका नहीं हुआ, तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ उतना मानसिक विकास नहीं हो पाता, उसकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं, उसकी जो पूरी मसल्स भी उसकी वीक रहती हैं, उसका हाइट उतना नहीं बढ़ पाता और वो शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर दिखाई देता है। ठीक है, तो और ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता। या फिर अगर आप कम खाना खाते हैं, जैसे आजकल डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें भोजन की मात्रा को काफी कम कर दिया जाता है, तो जिससे आपका वजन तो कम हो जाता है लेकिन आप किसी भी काम पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और उससे आपका मसल लॉस बहुत तेजी से होता है। और मसल लॉस क्योंकि शरीर को तो अपनी नीड पूरी करनी है, वो अपनी जरूरतों के लिए वो जो पोषक तत्व हैं आपके शरीर से वापस से लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स वीक होने लगती हैं, आपकी हर ऑर्गन पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए जितने आपके अल्प पोषित लोग जो होते हैं किसी भी काम को सही तरीके से वो नहीं कर पाते हैं। तो वही बात इसमें बार बार बताई गई है कि आपकी मेंटल, फिजिकल और इम्यूनिटी सभी चीजें प्रभावित होती हैं। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि अगर आपको दस्त लगते हैं या कीड़े होते हैं तो वो पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, तो इससे और बीमारियां, देखिए क्या होता है कि जब डायरिया होता है, आपको लूज मोशंस होते हैं, दस्त लगते हैं, हमारी गट हेल्थ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, लाखों की संख्या में ये बैक्टीरिया रहते हैं। लगभग 80-90 लाख आप मान सकते हैं कि इतनी मात्रा में बैक्टीरिया आपके गट के अंदर रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप लूज मोशंस आपको होते हैं तो वो बैक्टीरिया आपके बाहर निकल जाते हैं, वो फ्लश आउट हो जाते हैं। तो उससे जब आपके बैक्टीरिया आपके गट हेल्थ के कम हो गए तो उससे आपका पूरा डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, जैसे जब आप दवाइयां खाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक आप खाते हैं, तो एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है, आपकी भूख खत्म हो जाती है, आपको भूख नहीं लगता, आपका मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, आप डल फील करते हैं। तो ऐसा देखिए, एंटीबायोटिक का मतलब है वो भी बैक्टीरिया को मार रहा है, लेकिन एंटीबायोटिक क्या करती हैं कि वो जो बीमारी पैदा कर रहा है उस बैक्टीरिया को तो वो मारती ही है, साथ साथ में आपके गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उन्हें भी वो मार देता है, क्योंकि वो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में डिफरेंस नहीं कर पाता, तो उसका काम है बैक्टीरिया को मारना। तो उस समय भी आपके शरीर के जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, और उसी की वजह से आपका जो टेस्ट है वो भी खराब होता है मुंह का, और आपको भूख खत्म हो जाती है, क्योंकि वही बैक्टीरिया आपके पोषण भी, पाचन में भी हेल्प करते हैं, हर चीज में आपको हेल्प करते हैं। तो इसलिए आपको क्या दिया जाता है, प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं, ये सब दिए जाते हैं। जब आपको लूज मोशन होते हैं तो क्या है ना, प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं, आपके मिनरल्स जो सॉल्ट है बॉडी के वो फ्लश आउट हो जाते हैं, तो प्रोबायोटिक के रूप में आपको फिर से वो बैक्टीरिया आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो और उससे फिर वापस से आपका, जैसे दही है, दही में खूब अच्छी मात्रा में बैक्टीरिया आते हैं जो आपके गट हेल्थ के लिए खूब अच्छा काम करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि दही के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से
यहाँ पर आपके जो पूरे या फिर कीड़े होते हैं तो वो भी आपके पोषण को अवशोषित नहीं होने देते, तो ये सब बीमारियों को फिर जन्म देते हैं। अधिक पोषण और मोटापा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और फिर हम आगे चलेंगे अधिक पोषण और मोटापे के टॉपिक पर। मैम, जो माल न्यूट्रिशन कहते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कुपोषण कहते हैं क्या? माल न्यूट्रिशन जो कहते हैं जी, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि कम खाने से ही सिर्फ कुपोषण होता है। जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी के रूप में हम काफी देखते हैं, या किसी भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, तो सिर्फ वही कंडीशन नहीं है। अगर आप एक्सेस में ईटिंग कर रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो वो भी माल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण की ही आपकी प्रॉब्लम है, उसी के अंतर्गत वो भी आता है। तो यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अधिक पोषण या मोटापा। आवश्यकता से अधिक भोजन का सेवन भी अति पोषण है, यानी कि अगर आप ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा पोषक तत्व ले रहे हैं। अधिक पोषक तत्व की सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है? मोटापा। जब हम खर्च की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं, यानी कि आपकी ऊर्जा खर्च कम हो रही है और आप ज्यादा ले रहे हैं खाने के द्वारा, अर्थात आवश्यकता से अधिक, तो हमारा शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा फैट, तो सब बाद में फाइनली फैट में ही कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी पर स्टोर होता है, जो ऊंचाई, उम्र और लिंग के अनुसार आदर्श वजन देती हैं। यदि वजन आदर्श वजन से 10% अधिक है तो व्यक्ति अधिक वजन वाला माना जाता है, और यदि 15 से 20% अधिक है तो वो मोटा माना जाता है। अधिक पोषण और मोटापे से ग्रस्त लोग को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, हृदय रोग आदि। छाती के आसपास अतिरिक्त चर्बी के कारण वे असहज महसूस करते हैं और आसानी से थक जाते हैं। मोटे लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं। भोजन की मात्रा कम करना ताकि ऊर्जा का सेवन या खपत ज्यादा हो सके। अधिक वजन की समस्याओं का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका है, शरीर में 1 किलो वसा में 7,700 किलो कैलोरी जमा होती हैं। समझ के कि अगर 1 किलो फैट आपके शरीर पर जमा है तो कितनी कैलोरीज हुई? तो हुई 7,700 किलो कैलोरी आप पर जमा है। इस अतिरिक्त किलो वजन को हम 2 बार में कम किया जा सकता है। 500 किलो कैलोरी कम उपभोग करके सप्ताह, यानी कि अगर आप कम खाना कैलोरी वाइज कम करते हैं, मात्रा वाइज मतलब कैलोरी जिन खाने में कम है ऐसी डाइट लेनी चाहिए। तेल या पदार्थ कम करना है, मिठाइयाँ, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ, और यदि आवश्यकता हो तो कुछ अनाज और दालों का सेवन कम करके इन 500 किलो कैलोरी को कम किया जा सकता है। यानी कि आप 7,000 अपनी कैलोरी को कैसे कम करेंगे? इस अतिरिक्त किलो वजन को 2 बार में कम किया जा सकता है। तो 500 किलो कैलोरी को 500 किलो कैलोरी जो है कम कंज्यूम करके, तो कैसे कम करें? उसके लिए आप जो भी ऑयली फूड खा रहे हैं उनको कम करें, मिठाइयाँ कम करें, स्टार्च युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनका उपयोग कम कर दें, और हो सकता है तो आप यहाँ पे अपने अनाज और दालों का सेवन भी कम कर सकते हैं, जो कि कैलोरीज को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब वजन कम करने की कोशिश हो तो उसे संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। व्यक्ति को कुछ व्यायाम करने और सक्रिय रहने की भी सलाह दी जानी चाहिए ताकि वह अपनी ऊर्जा को खपत को बढ़ा सके, ठीक है, कंज्यूम उसको बर्न कर सके।
तो तालिका क्रमांक देखें। पुरुषों के लिए ऊंचाई के अनुसार वजन के लिए 1.5। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ जो है टेबल्स दी गई हैं और उन महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए, तो उनके अनुसार ही अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो उससे आप अपना वेट भी लॉस कर पाएंगे और एक बैलेंस डाइट लेते हुए एक अच्छी हेल्थ आपको मिलेगी। कुपोषण का पता लगाना, शारीरिक लक्षणों का आहार मूल्यांकन के अलावा आहार में बदलाव निर्धारित करने से पहले कुपोषण का चिकित्सालय मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। कुपोषण का पता लगाने का पहला कदम व्यक्ति के आहार की जांच करना है, आप कैसा खाना खा रहे हैं। फिर इसकी तुलना दैनिक भोजन गाइड से की जाती है। इससे पता चलेगा कि किसी को किसी विशेष खाद्य समूहों का बहुत कम या अधिक हिस्सा मिल रहा है। पता कैसे चलेगा कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या नहीं करें तो कितनी। तो कंपेयर करने के बाद आप कितना लेना चाहिए, आप कितना ले रहे हैं, जब वो दोनों को कंपेयर किया जाता है तो उसके बाद आपका पता चलता है कि किस तरीके की चीजें चेंज करनी है। यदि व्यक्ति का वजन थोड़ा कम है तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि उसका वजन बहुत कम है तो इसका मतलब है कि वह अल्प पोषित है। इसके बाद व्यक्ति के मुंह, त्वचा, आंखों, पलकों की अंदरूनी परत, जीभ और निचले अंगों की सामान्य शारीरिक जांच की जाती है। कई पोषक तत्वों की कमी का असर शरीर के इन हिस्सों पर पड़ता है। यदि त्वचा खुरदुरी और पपड़ीदार, मुंह के कोनों पर दरारें, होठों पर दरारें, मसूड़ों से खून आना, तो यह कई विटामिन की कमी को बताता है। यदि पलकों की अंदरूनी परत पीली हो तो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित है। ये सभी बदलाव अपर्याप्त भोजन लेने के कारण होते हैं। पोषक तत्वों का स्तर। पोषण की स्थिति हमारे शरीर का पोषण स्तर है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अच्छी पोषण स्थिति चाहता है। अब तक हमने सीखा है कि पोषण हमारे शरीर के आकार, हमारे मस्तिष्क और हमारे प्रदर्शन, कार्य की क्षमता, जीवन काल को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर एक लाइन आप अंडरलाइन करें कि एक अच्छा भोजन किन किन चीजों को प्रभावित करता है। तो आपके शरीर के आकार, आपके मस्तिष्क के विकास, आपके प्रदर्शन, कार्य करने की क्षमता और जीवन काल यानी कि आपकी आयु, आपकी एज, ये सारे फैक्टर्स प्रभावित होते हैं आप कैसा खाना खा रहे हैं उन चीजों पर। पोषण की स्थिति से पता चलता है कि हमारे शरीर को हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से किस प्रकार पोषण मिलता है। यदि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं तो हम स्वस्थ दिखते हैं और हेल्दी महसूस करते हैं, अच्छी पोषण स्थिति का आनंद भी लेते हैं। क्या क्या संकेत हैं कि आप स्वस्थ हैं। शरीर के आकार का माप, आपका शरीर कैसा माप क्या होना चाहिए जिससे कि पता चले कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। हमने सीखा है कि शरीर का वजन और ऊंचाई हमारे शरीर के आकार को दर्शाती है। इसके अलावा सिर, छाती और मध्य भाग की परिधि विशेष रूप से छोटे बच्चों यानी कि पैदा होते से 5 वर्ष की वृद्धि और विकास का अंदाजा देती है। इसलिए हम विकास पैटर्न का अध्ययन करने, पोषण संबंधी स्थिति को जांच करने के लिए विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के इन मापों का रिकॉर्ड करते हैं। वजन, तो वजन कितना होना चाहिए। वेट आपका वजन शरीर के आकार का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेतक है क्योंकि यह भोजन के सेवन के स्तर को दर्शाता है। जब भी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपका वेट चेक करते हैं, यह जांचने के लिए कि बच्चों का वजन सामान्य रूप से बड़ा है या नहीं। नियमित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। सामान्य वग्र के साथ तुलना करके यह देखने के लिए विकास का पैटर्न सामान्य या नहीं, उम्र के अनुसार वजन की योजना बनाई जा सकती है। यदि कोई बच्चा वजन बढ़ने में विफल रहता है, उसका विकास में सामान्य पैटर्न का पालन नहीं होता, तो हमें इसका कारण होना चाहिए और उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, हम वयस्कों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं और उनकी पोषण संबंधी स्थिति जानने के लिए उनके वजन की तुलना उनकी लंबाई के अनुरूप कर सकते हैं। देखिए, तो हर चीज आहार मूल्यांकन,
हमने सीखा कि पोषण संबंधी इन खाद्य पदार्थों की मात्रा प्रकार से प्रभावित होती है जिन्हें हम आमतौर पर खाते हैं। हम पोषण संबंधी स्थिति का आकलन करने के लिए शारीरिक माप लेते हैं। यदि स्थिति संतोषजनक नहीं है तो हम आहार को में चेंज करते हैं। यह व्यक्ति के वर्तमान भोजन का सेवन पैटर्न का आकलन करके उसे उपयुक्त संशोधित यानी कि चेंज करने की जरूरत होती है। तो हमें भोजन का सेवन के सामान्य और अभ्यास पैटर्न को जानना होगा। इसलिए हम भोजन का सेवन का रिकॉर्ड करने के लिए 3 सामान्य कार्य दिवस का चयन करते हैं जिसमें रविवार, छुट्टियां, त्योहार शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों में विशेष मेन्यू होते हैं, खाने का शेड्यूल अलग हो जाता है। तो हम प्रत्येक भोजन को उनके द्वारा प्रतिदिन खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को लिखते हैं। भोजन के बीच और भोजन के साथ वे नाश्ता, फल और पेय पदार्थ लेते हैं, उसे भी दर्ज किया जाता है। खाए गए प्रत्येक व्यंजन की मात्रा और उसे खाने का समय भी रिकॉर्ड करें। राशि को आयतन या वजन के में दर्ज किया जाता है। बाद में हम सभी राशियों को भार में बदल लेते हैं। भोजन सेवन डाटा का मूल्यांकन। हम यह जांचने के लिए भोजन सेवन का मूल्यांकन कर सकते हैं कि दैनिक भोजन गाइड के साथ भोजन चयन की तुलना कैसे की जाती है। यह गुणात्मक जांच है। यह पहचानने की मदद करने कि दिन में सेवन से कोई खाद्य समूह गायब है या नहीं। दूसरे किसी व्यक्ति के खाद्य समूह की मात्रा से तुलना सर्विस गाइड की सुझाई गई न्यूनतम संख्या में कर सकते हैं, देखने के लिए कि क्या शामिल किया गया है, खाद्य मात्रा पर्याप्त है या नहीं। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले तो यहाँ पर जानते हैं, ये आज हम कंप्लीट करेंगे। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे बताया गया है, पूरा पाचन तंत्र पेज नंबर 13 पर है। तो आप सभी एक बार चेक करें। माउथ से आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, इसोफेगस से होते हुए भोजन ग्रास नली से होते हुए स्टमक के अंदर पहुंचता है और फिर लीवर बहुत सारे एंजाइम्स और जूसेस रिलीज करता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, ये हमें कल जाना था। गॉल ब्लैडर का काम है बाइल जूसेस को स्टोर करने का। इसके बाद पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड और ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, हार्मोन्स का भी सीक्रेशन करता है और एंजाइम्स को भी सीक्रेट करता है। इसके बाद यहाँ पर जो है ड्यूडेनम, तो देखिए छोटी आंत यहाँ पर दिखाई गई है। छोटी आंत को सबसे पहले आप ड्यूडेनम में के नाम से उसको डिवाइड करते हैं। तो पहला उसका पार्ट है ड्यूडेनम। इसके बाद यहाँ पर आता है इलियम और फिर बारी आती है यहाँ पर बड़ी आंत की, जिसको कि कोलोन कहा जाता है। और लास्ट का जो उसका पार्ट है उसको रेक्टम, और जहां गुदा द्वार यानी कि जहां से आपका वेस्ट बाहर एलिमिनेट होता है उसको कहा जाता है एनस। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा संक्षिप्त में आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो इस तरीके से जो लीवर है इसकी जो स्थिति है, ये आपका थोड़ा राइट साइड में आपके होता है एंड उसका अपोजिट साइड में यहाँ पे पैनक्रियाज है नीचे थोड़ा, और इस तरीके से नीचे आते हुए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये किस तरीके से फंक्शन है इसके, उसको यहाँ पर बताया गया है कि पाचन किस तरीके से होता है। अब माउथ में ब्रेकअप होता है फूड पार्टिकल्स का, एंड यह सिलेवरी ग्लैंड, सलेवा जो है यहाँ पर आपका लुब्रिकेशन का भी काम होता है। आपका जो फूड है उसका लुब्रिकेट किया जाता है, और एमाइलेज एंजाइम्स को सीक्रेट करता है सिलेवरी ग्लैंड, जो कि आपके पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करता है। आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को।
तो यहाँ पर आप इन चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सिलेवरी ग्लैंड्स किस जो है एंजाइम को सीक्रेट करता है। तो यहाँ पर सिलेवरी ग्लैंड्स का काम है सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करना, जिससे कि वो मॉइस्चर उसको मेंशन कर सके और उसको लुब्रिकेट कर सके फूड को। एमाइलेज एंजाइम को सीक्रेट करता है, जिससे कि डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। तो इसोफेगस का काम है यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना, फूड वहां से ट्रेवल होते हुए आपके स्टमक में पहुंचता है। स्टोर्स एंड स्टोर होता है, चर्न होता है फूड वहां पे। एंड पेप्सिन नामक एंजाइम जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। HCl एक एसिड है जो कि रिलीज करते हैं स्टमक एंड एंजाइम्स को एक्टिव करता है एंड फूड का ब्रेक डाउन करता है। और बहुत सारे जो जर्म्स वगैरह खाने के साथ चले जाते हैं तो उनको भी किल करने का काम यहीं पर होता है। और म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल, और म्यूकस जो है जो उसकी वॉल है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वहां पे एसिड भी आ रहा है, रिलीज हो रहा है ना HCl, तो उसकी जिससे वॉल को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद पारी आती है यहाँ पे लिवर ब्रेक डाउन एंड बिल्ड्स अप मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड स्टोर्स। स्टोरेज का काम भी करता है, डाइजेशन का काम भी करता है, एक आपकी ग्लैंड का काम भी करता है, डिटॉक्स का काम, बहुत सारे काम, 500 से ज्यादा फंक्शन बताए जाते हैं लीवर के। तो मेन फंक्शन यहाँ पे जो बताए गए हैं, तो ये ब्रेक डाउन करता है बहुत सारे फूड मॉलिक्यूल्स का, स्टोर्स करता है बहुत सारी वाइटामिन का, आयरन का, बहुत सारी चीजों का स्टोरेज का काम भी है। डिस्ट्रॉय ओल्ड जो सेल्स हैं उन ब्लड सेल्स हैं, जैसे बाइलिरुबिन, बाइलिरुबिन, ये सब एक ब्लड सेल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। सो इनको एलिमिनेट करने का काम भी आपका लीवर करता है। तो जैसे LFT कराते हैं तो ये चीजें बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर उसको बाहर एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है जो ब्लड सेल्स के वेस्ट हैं, समझ। तो इसी के साथ साथ जो है बाइल का सीक्रेशन भी करता है, बाइल जूसेस का। गॉल ब्लैडर का काम है सिर्फ बाइल जूसेस को स्टोर और कॉन्सेंट्रेट करना। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है डाइजेशन को कंप्लीट करना, म्यूकस को प्रोटेक्ट एंड कट वॉल को प्रोटेक्ट करना। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मोस्ट वाटर जो पेप्टाइड्स हैं डाइजेस्ट प्रोटीन, सुक्रेज डाइजेस्ट शुगर, एमाइलेज डाइजेस्ट पोलिक। तो सारी जो डाइजेशन है, चाहे वो प्रोटीन का है, चाहे कार्बोहाइड्रेट का है, चाहे फैट का है, सभी डाइजेशन कंप्लीट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जैसे पेप्टाइड्स डाइजेस्ट प्रोटीन, सुक्रेज डाइजेस्ट शुगर, एमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड। और इसके बाद आता है यहाँ पर पैनक्रियाज हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर। तो पैनक्रियाज में एक सेल्स होती हैं बीटा सेल्स के अंदर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं वो इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं और इंसुलिन आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स आपके इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं। एंड न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। माइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड्स एंड लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड। तो इस तरीके से पैनक्रियाज बहुत सारे एंजाइम्स को भी रिलीज करता है। तो यानी कि पैनक्रियाज के हार्मोन्स की बात करेंगे तो इंसुलिन को सीक्रेट करता है, एंजाइम्स के लिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और बहुत सारे एंजाइम्स को भी रिलीज करता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्सॉर्प्शन वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है वापस से, एंड आयंस भी अनफॉर्म और स्टूल यानी कि जो वेस्ट है वो यहाँ पे बनता है। रेक्टम स्टोर्स एंड एक्सपेल स्पेसेस, तो यहाँ पे आके आपका जो वेस्ट है वो स्टोर हो जाता है एंड एनस फिर ओपन होता है और जो आपका वेस्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है।
अब यहाँ पर हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बाद में दिया गया, ये हमने पहले था। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा हाइट और वेट के अकॉर्डिंग जो है, कल हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि किस हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट, कितना चीजें। तो ये टेबल को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, वैसे 7-6 हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है, बट किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो एक पूछ लेते हैं।